तो सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक सेविंग होता है और एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट प्रति व्यक्ति खोल सकता है, मतलब किसी भी पर्सन के नेम पे होता है, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है वो किसी फर्म के नाम पर होता है। उसमें किसी व्यक्ति के नाम पर करंट अकाउंट नहीं खोला जाता, क्योंकि फर्म के नाम पर जब हम करंट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें हम अपने रोज के जो हैं वो लेन देन दिखाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैंक ओसीसी। बैंक ओसीसी की फुल फॉर्म है बैंक ओपन कैश क्रेडिट। देन आता है बैंक ओडी। बैंक ओडी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दोनों ही एक तरह का लोन अकाउंट है, ठीक है। लेकिन जो बैंक ओसीसी है उसमें क्या होता है, जो भी हम लोन लेते हैं तो जिस चीज़ के लिए हमने लोन लिया है हमें उसी पर खर्च करना होता है। लेकिन बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, जो भी हम लोन ले रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस को भी हम उससे पे कर सकते हैं। बैंक ओडी, जैसे कि हमारे अकाउंट में एक लिमिट सेट होती है करंट अकाउंट में, अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम अपने अकाउंट पे वो पैसा उधार ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। और बैंक क्या करेगा, जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसा आएगा तो उसे विद इंटरेस्ट काट लेगा। तो बैंक ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो अपने बैंक अकाउंट पे ले रहे हैं। लेकिन जो ओसीसी है वो एक तरह का इंडिविजुअल लोन अकाउंट है, ठीक है। फिर आता है ब्रांच स्लैश डिवीज़न। ब्रांच स्लैश डिवीज़न का मतलब है कि आपकी कोई भी ब्रांच हो, जैसे कोई भी कंपनी का आप एग्जांपल ले लीजिए, चाहे रिलायंस हो चाहे टाटा हो, तो इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि एक ब्रांच में सामान ख़त्म हो गया तो आपको अर्जेंटली सामान चाहिए तो आपने दूसरी ब्रांच से मंगा लिया, ठीक है। या आपने कोई एक्सपेंसेस दिखाने हैं तो आप एज अ कस्टमर उनको डील नहीं करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि इस ब्रांच से सामान मंगाया गया है तो ये ब्रांच अपनी ही है। तो यहाँ पर जो शो होता है ब्रांच स्लैश डिवीज़न का मतलब यही है कि आपकी कंपनी की ही वो एक ब्रांच है। देन आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है आपकी पूंजी, जो भी बिजनेस शुरू करते समय आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई एसेट्स हो सकती है, तो वो सभी आपकी क्या है, कैपिटल हैं। द नेक्स्ट आता है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है जो पैसा आपके पास है वो आपका कैश इन हैंड है। देन आती है एसेट्स। एसेट्स हमारी दो तरह की होती है, एक होती है करंट एसेट्स और दूसरी होती है हमारी फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में क्या डिफरेंस है? फिक्स एसेट्स हमारी स्थायी संपत्ति को हम बोलते हैं, जैसे हमारी ज़मीन हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई मशीनरी हो गई, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स हैं जिनका हम लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे। करंट एसेट्स जो निरंतर अपने रूप को बदलती रहती है, मतलब फिक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, पैसे को हम करंट एसेट्स के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि जो कैश है वो करंट एसेट्स होती है जिससे हम कुछ भी ले सकते हैं। देन लायबिलिटी आती है। लायबिलिटी हमारी एक ही होती है। लायबिलिटी को मतलब होता है हमारे दायित्व, हम पे चढ़ा हुआ कर्जा जो हमने चुकाना है। करंट इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि हम जब बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम अपने ऊपर चढ़े हुए खर्चे या अपने ऊपर चढ़े हुए उधार को करंट मान के चलते। करंट मतलब थोड़े समय के लिए मान के चलते। कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि भाई हम इसका कर्जा लंबे समय तक नहीं चुकाएंगे, तो हर कोई यही सोचता है कि थोड़े टाइम बाद हम उसके पेमेंट कर देंगे, तो इसीलिए उसको करंट लायबिलिटी बोला जाता है। देन आते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट्स में हमारे एसेट्स आती हैं, जैसे एफडीज़ वगैरह हो गई, तो ये हमारे डिपॉजिट्स के अंदर आती हैं। देन आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स। देखो एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं, इनकम हमारे अर्निंग्स होती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो अब इनमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए हैं और जो फिक्स हैं, जैसे आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी देते हैं, आप अपनी बिल्डिंग का रेंट देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फिक्स है, ठीक। तो इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, आप मान लीजिए 10,000 सैलरी दे रहे हैं, तो आप उसे कुछ टाइम तक 10,000 सैलरी ही देंगे। ऐसा तो नहीं होता आज आप 10 दे रहे हैं अगले दिन आप 11 देंगे, या मीन्स नेक्स्ट मंथ आप 11 देंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऐसे एक्सपेंसेस जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फ़िक्स हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो एक्सपेंसेस फ़िक्स नहीं हैं
कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। दूसरा इनका डिफरेंशिएट ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी सेल या परचेज से जनरेट हो रहे हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें सेल और परचेज का रोल है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेबर चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो लेबर चार्ज अपने जो भी सेल करी होगी, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा होगा, तो उससे जनरेट हुआ है, तो ऐसे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और अदर एक्सपेंसेस जिनमें सेल और परचेज का कोई रोल नहीं है, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह हमारी इनकम्स भी होती हैं, ठीक है, वो इनकम्स जो आपकी सेल और परचेज से जनरेट हो रही है, वो इनकम्स डायरेक्ट इनकम है, और जो उन जिसमें सेल और परचेज का कोई रोल नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर आएंगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो इनकम्स जो आपके लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए होने वाली हैं, वो इनडायरेक्ट हैं, और जो फिक्स नहीं है वो डायरेक्ट है। देन आते हैं हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। जितने भी टैक्स हैं हमारे, चाहे जीएसटी हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, या कोई भी टैक्स हो, वो सभी हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं। फिर एक्सपेंसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि ये सेकेंडरी हैं और सेम है हमारे प्राइमरी वालों की तरह ही। और फिक्स एसेट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इनकम को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सीधा हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, वो किसी फॉर्म में किया हो। देखो आजकल लोग क्या करते हैं, सिंगल इनकम से खुश नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं, हमेशा दूसरी जगह से अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। SIPs खोलते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने अदर साइड की हो, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी भी फॉर्म में की हो, कहीं पे भी की हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। देन आता है लोन एंड एडवांस। लोन नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि उधार जो हम लेते हैं वो लोन होता है, ठीक है। तो लोन और एडवांस में सिर्फ एक कंडीशन आती है। किसी कंपनी का एम्प्लॉय जब अपने ऑनर से कहता है कि सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे उधार दे दीजिए और आप इसे धीरे धीरे मेरी सैलरी से काट लेना, तो ये एक तरह का लोन है। और एडवांस इसलिए है क्योंकि वो उसे अपनी सैलरी से ही कटवा रहा है, ठीक है। फिर आता है लोन लायबिलिटी। अब लोन लायबिलिटी, लोन कर्जा है हमारे ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो लोन है ना, वो दो तरीके से कैटेगराइज है। एक है हमारा अनसिक्योर लोन, दूसरा है हमारा सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन और अनसिक्योर में क्या डिफरेंस है? बैंक से लिया गया लोन सिक्योर लोन होता है, ठीक है। और अगर कोई लोन आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, अपने रिलेटिव से ले रहे हैं, या कोई मार्केट में ऐसा पर्सन बैठा है जो आपको ब्याज पे पैसा दे रहा है, तो वो अनसिक्योर लोन होता है। देखो सिक्योर लोन बैंक से लिया गया लोन, क्योंकि बैंक जो है ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करता है, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी दिखाओ, तो हर कोई जो है वो बैंक से लोन नहीं ले पाता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो पर्सन अनसिक्योर लोन की तरफ जाते हैं। अब अनसिक्योर क्यों? क्योंकि बैंक से उसका जो ब्याज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो कभी भी खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि भाई लाओ मेरा पैसा, ठीक है। तो इसलिए इसको अनसिक्योर लोन बोला गया है। वापस आते हैं हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे जो हमने कभी सोचे नहीं हैं, कभी अचानक से हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहलाते हैं। प्रोविज़न हम बनाते हैं अपनी बैड डेब्ट्स पे। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब जाता है। डूबने से मतलब कि अब हमें उस पैसे की कोई उम्मीद नहीं है कि हमें हमारी पार्टी वो देगी। इन द सेंस, मान लीजिए आप कोई सेल करते हैं और आपने उधार में सेल कर दी। अब आपने जिसको सेल करी, अब वो पर्सन क्या कर रहा है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, वो आपकी पेमेंट को ही नहीं दे रहा है। अब आप फाइनेंशियल ईयर में अपना जब फाइनेंशियल क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, और जब वो पैसा आपके पास नहीं आया होगा, तो आप उसे बैड डेब्ट्स मान के चलेंगे कि भाई अब वो पैसा हमको नहीं मिल रहा, तो उस पर हम बनाते हैं प्रोविज़न, ठीक है। तो देन आता है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है? जो भी हम खरीदेंगे सामान, वो सब हमारा परचेज के अंदर जाएगा, तो उसे हम परचेज अकाउंट बोलते हैं। देन आते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस पे। रिजर्व एंड सरप्लस वो पैसा होता है जो हमने किसी कंपनी के पास अपने फ्यूचर के लिए रखा हो, या हम उसे प्रॉफिट भी कहते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस एक ऐसा पैसा जो आप अपने किसी कंपनी में अपने फ्यूचर में किन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए रखा हो, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है।
देन आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, आपकी अर्निंग में से आपके खर्चों को हटाने के बाद आप एक अमाउंट जो अपने लिए सेव करके रखते हैं, वो रिटेन अर्निंग होती है। फिर आता है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट, जो भी आप सेल करेंगे वो आपके सेल अकाउंट में जाएगी। सिक्योर लोन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। स्टॉक इन हैंड, जो सामान आप बनाते हैं वो स्टॉक अभी भी आपके पास बचा हुआ है। बिज़नेस में ऐसा होता है कई बार कि हमारा जो भी स्टॉक हम बना रहे हैं वो नहीं बिकता है, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि अब आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है वो आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो उसको स्टॉक इन हैंड में दिखाएंगे कि जो भी स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। देन आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं, और सन्ड्री डेब्टर वो लोग होते हैं जिन्हें आप उधार सामान बेचते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी कह सकते हो कि जिनको आपने पैसा देना है, और सन्ड्री डेब्टर जिनसे आपने लेना है। सस्पेंस अकाउंट लास्ट बचा हुआ है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, वो पैसा जो आप बिजनेस में शो नहीं कराना चाहते हैं। सस्पेंस अकाउंट, जो पैसा आप बिजनेस में शो नहीं कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 20,000 की सेल करी, आपने उधार की सेल करी, आपने एंट्री पास करी, लेकिन कुछ समय बाद उस इंसान ने पैसा आपको दे दिया, लेकिन आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई, और फिर आप अकाउंट मैच कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, तो आप उसे सस्पेंस में डाल देंगे। सस्पेंस में इसलिए डाल देंगे, इन फ्यूचर अगर आपको पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है तो आप उसकी करेक्शन कर सकेंगे। तो ये थे हमारे 28 ग्रुप्स। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजर्स का।